एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ अनु और आज मैं आप लोगों को यार सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहती हूँ। हमारे यूट्यूब पे 1K फैमिली कंप्लीट हो गई है और ये सिर्फ आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से हो पाया है। तो मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत सारा थैंक यू, बहुत सारा प्यार मेरी तरफ से आपको, और इसी तरह से आप लोग मेरे को सपोर्ट करते रहना, ठीक है। तो ये 1K बहुत जल्दी 10K भी हो जाएंगे, ठीक है। और क्या बोलना था मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या बोलूँ मैं आप लोगों को। जितना थैंक यू बोलूँ उतना कम है, बट हाँ, आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया मेरे को, उसके लिए बहुत 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 सारा थैंक यू। तो देखो, सबसे पहले आज हम इसका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करें। कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिज़नेस का आपका जो सब्जेक्ट है, ठीक है। वैसे तो मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था इस सब्जेक्ट पे वीडियो बनाने का, क्योंकि यार इसमें क्या बताऊँ मैं, कुछ ऐसा लग नहीं रहा था समझाने लायक। एकदम मेरे को बिल्कुल वाहियात सा सब्जेक्ट लगता है ये, लेकिन फिर भी मैंने कुछ टॉपिक सिलेक्ट करें जो कि मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। इसमें से टॉपिक आएगा ही आएगा जो टॉपिक्स आपको बता रही हूँ। और देखो यार, बाकी ना इसमें आपका प्रोसेस वगैरह दे रखा है, एक्सेल के बारे में पूछा हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में पूछा हुआ है। तो आप लोगों ने कंप्यूटर वगैरह यूज़ करा है तो आप लोगों को पता ही होगा क्या होता है, नहीं होता है, ठीक है। मेल मर्ज का प्रोसेस पूछा हुआ है, किसको नहीं पता यार मेल मर्ज कैसे करते हैं। और इसके अलावा देखो, आपके एक्सेल के फंक्शंस पूछ रखे हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या होता है, नहीं होता है। तो वो सारी चीज़ें यार मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही, बिल्कुल फालतू है, ठीक है। वो लोग आप खुद से बना के लिख लेना। जो चीज़ें हैं, कंसेप्चुअल चीज़ें हैं जो कि समझने लायक हैं, वो मैं आपको यहाँ पे समझा देती हूँ इस वीडियो में, ठीक है। जो कि इम्पॉर्टेंट भी है और थोड़ा पढ़ने का भी दिल करे, जिससे समझने लायक हो, वो टॉपिक्स मैंने यहाँ पे लिए हैं आपके लिए, ठीक है। तो सबसे पहले कंप्यूटर देख लो क्या होता है। कंप्यूटर आप लोगों को पता ही एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि डेटा वगैरह स्टोर कर सकते हैं, कैलकुलेशन में हेल्प करता है, इन्फॉर्मेशन को निकालने में हेल्प करता है, बहुत सारी चीज़ें करने में आपका कंप्यूटर हेल्प करता है, ठीक है। तो कंप्यूटर आप लोगों को पता ही है क्या है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि बहुत सारे काम कर सकता है नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के कंपैरिजन में, ठीक है। और इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स देखो, आपका टॉपिक जो है, इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में और बहुत चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो ये देखो, आपके इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स क्या होता है। जैसे कि देखो, हम लोग इंसान हैं, इंसानों का इवोल्यूशन होता है ना, टाइम टू टाइम चेंजेस आते रहते हैं कुछ ना कुछ, तभी तो हम लोग आज इतना आगे बढ़ पाए हैं। उसी तरीके से देखो, कंप्यूटर्स के बिना टाइम टू टाइम इसमें चेंजेस आते गए। तो ये स्टार्ट कैसे हुआ था, देखो आपका 5 जनरेशन्स में कंप्यूटर को डिवाइड करा गया है, ठीक है। सबसे पहले आपका फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स, जो सबसे फर्स्ट आपके जो कंप्यूटर्स आए थे उनके बारे में देखो क्या बताया गया है। उसमें देखो यूज़ करे गए थे वैक्यूम ट्यूब्स को यूज़ करा गया था। ये देखो, मैंने जो छोटे छोटे पॉइंट्स लिखे हैं ना, ये जस्ट आपको याद रखने के लिए मैंने लिखा है, ताकि आपको याद रहे कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में क्या खास बात थी, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में क्या खास बात थी, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में क्या खास बात थी, ठीक है। बस मैंने ये पॉइंट्स रिमेंबर करने के लिए आपको लिख दिए हैं, ठीक है। तो देखो, जो आपके फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स थे उसमें वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ करा गया था। ये जो थे बहुत लार्ज साइज़ के होते थे, पूरे एक रूम से भी बड़े आपके साइज़ का जो होता कंप्यूटर होता था फर्स्ट जनरेशन में। काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते थे और इसको ऑपरेट करने के लिए काफ़ी सारे लोगों को ज़रूरत पड़ती थी। इतना बड़ा होता था, इतना ज़्यादा स्पेस लेता था, ठीक है, और बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करता था, ठीक है। और आपके फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का एग्जाम्पल है ENIAC, ठीक है, एग्जाम्पल याद रख लेना। इसके बाद आता है आपका सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। सेकेंड जनरेशन जो आपके कंप्यूटर्स थे वो फर्स्ट जनरेशन से थोड़ा सा कम एक्सपेंसिव, थोड़ा सा छोटे थे साइज़ में, ठीक है। और इसमें वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ ना करके ट्रांजिस्टर्स का यूज़ किया गया था, ठीक है। और काफ़ी फर्स्ट जनरेशन के कंपैरिजन में ये थोड़े ज़्यादा एफिशिएंट थे आपके सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स, ठीक है। इसके बाद आते हैं आपके थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स। थर्ड जनरेशन के आपके देखो कंप्यूटर्स थे, उनमें इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज़ किया गया था। ये सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर से थोड़े और छोटे थे, ठीक है, और पावरफुल थे। और इसका एग्जांपल है आपका IBM 360, ठीक है। इसके बाद आते हैं आपके फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स में आपने माइक्रो प्रोसेसर्स का यूज़ किया गया है, ठीक है। फर्स्ट वाले में देखो आपका वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया गया था, सेकेंड वाले में ट्रांजिस्टर का, थर्ड वाले में इंटीग्रेटेड सर्किट्स का, और फोर्थ जनरेशन में आपके माइक्रो प्रोसेसर्स का यूज़ करके बनाया गया था इन कंप्यूटर्स को, जो कि इन तीनों के कंपैरिजन में ज़्यादा एफिशिएंट थे, थोड़े कम एक्सपेंसिव थे, साइज़ में भी छोटे थे, ठीक है। इसका एग्जांपल आपका एप्पल दे रखा है, IBM PC दे रखा है। जो आप लोग PC वगैरह देखते हो वो इस फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर से निकल के आया है, ठीक है। इसके बाद आपका आता है लास्ट
5th जनरेशन कंप्यूटर्स जो कि आए थे और अभी चल रहे हैं आगे फ्यूचर तक, ठीक है। उसमें देखो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करा गया है, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI क्या होता है ये भी आप लोगों को पता ही है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और आज के टाइम पे आप जितने भी कंप्यूटर्स वगैरह देखते हो, लैपटॉप्स वगैरह देखते हो, वो सब आपके 5th जनरेशन के अंडर आते हैं, ठीक है। तो ये आपका इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स है। इसके बाद ही देखो कंप्यूटर्स की मतलब एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस कई बार पूछते हैं, कई बार नहीं पूछते हैं, तो देख लेते हैं एक बार, ठीक है। एडवांटेजेस आप लोगों को पता ही है कि यहाँ पे देखो स्पीड है, काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंसी है। कंप्यूटर एक नॉर्मल इंसान के मुकाबले ज़्यादा तेज़ काम कर सकता है, ठीक है, ज़्यादा स्पीड से। स्टोरेज यहाँ पे है, काफ़ी सारा डेटा आप स्टोर कर सकते हो, आपको फिज़िकली स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पे कितना भी डेटा स्टोर कर सकते हो, फिज़िकली स्टोर करने में आपको दिक्कत आती है, ठीक है। थर्ड है आपका एक्यूरेसी, कंप्यूटर का किया हुआ काम एक्यूरेट होता है, आप लोगों को पता ही है। फोर्थ है कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में देखो आपका कंप्यूटर हेल्प करता है, किस तरीके से मेल्स वगैरह कर सकते हो आप लोग, चैट वगैरह कर सकते हो, या फिर वीडियो कॉलिंग, वॉइस कॉलिंग, इस तरीके की चीज़ें, ठीक है। फिफ्थ आता है आपका ऑटोमेशन, आधे से ज़्यादा काम आपके कंप्यूटर्स खुद ही कर देता है, खुद ही कई तरीके की रिपोर्ट्स प्रिपेयर कर देता है, बहुत सारे कैलकुलेशंस कर देता है, काम कर देता है, आपका काम आसान कर देता है, आपको हर एक चीज़ मैनुअली करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। इसके बाद देखो डिसएडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस में सबसे पहले डिपेंडेंस आ जाता है। हम लोग कंप्यूटर्स के ऊपर, ये जो आपका मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप है, ये सब क्या है, ये एक कंप्यूटर का ही पार्ट है। हम लोग इनके ऊपर इतने ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं कि हमें खुद से काम करने में इतनी दिक्कत आती है, ठीक है। अगर नॉर्मली आप एक कैलकुलेटर का एग्जांपल देख लो, अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं, आपको कैलकुलेटर लेके जाने का मन करता है, एग्ज़ामिनर अलाउड नहीं करता है, फिर वहाँ पे आप लोगों को दिक्कत आती है कैलकुलेशन करने में, क्योंकि आप लोगों की प्रैक्टिस नहीं है। हालांकि इतनी टफ़ कैलकुलेशंस एग्ज़ाम में नहीं होती हैं, मैंने कभी कैलकुलेटर यूज़ नहीं करा है एग्ज़ाम में, लेकिन वही बच्चों को आदत हो गई है कैलकुलेटर यूज़ करने की, तो उनको टफ़ लगता है, ठीक है। तो डिपेंडेंसी आ गई है यहाँ पर। सेकेंड है आपका प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, यहाँ पे देखो आपकी प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी को थोड़ा सा इशू आता है। यहाँ पे आप लोगों को पता है डेटा वगैरह लीक हो जाता है, आपका कंप्यूटर वगैरह, फ़ोन वगैरह आपके देखो हैक हो जाते हैं, डेटा यहाँ से वहाँ लीक हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। थर्ड आता है आपका कॉस्ट, कॉस्ट यहाँ पे देखो महंगी पड़ती है कंप्यूटर्स में, कंप्यूटर्स को स्टार्टिंग में इंस्टॉल करना काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ जाता है, हर किसी के पास पैसा नहीं है इतना कि वो परचेज़ कर सके। फोर्थ आता है आपका हेल्थ इश्यूज़, हेल्थ इश्यूज़ भी देखो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, रेडिएशंस निकलती हैं इनसे, आप लोगों को पता ही है। और आप कंटिन्यूसली अगर देखते रहो किसी भी स्क्रीन को, आपकी आंखों में भी दर्द होने लगता है, कितनी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, ठीक है। फिफ्थ आता है आपका जॉब डिस्प्लेसमेंट, जॉब डिस्प्लेसमेंट भी पता ही है, एक कंप्यूटर आप लोगों को पता ही है कि दो बंदों का काम अकेला कर सकता है, ठीक है। कंप्यूटर ने काफ़ी लोगों की जॉब्स ले ली है। आपका जो AI आया है, AI कितने लोगों की जॉब खा गया है, ठीक है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स आपकी डिसएडवांटेजेस हैं कंप्यूटर्स की, और ये आपकी एडवांटेजेस हैं कंप्यूटर के, ठीक है। इसके बाद आपका देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है एग्ज़ाम में, ठीक है, ये भी मोस्टली आता ही है कि कंप्यूटर्स का क्या रोल है बिज़नेस में। या देखो आपके बुक में कैसे दिया हुआ है कि रोल ऑफ कंप्यूटर्स इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, एक टॉपिक ये दिया गया है, ठीक है। फिर एक टॉपिक आपकी बुक में दिया गया है रोल ऑफ कंप्यूटर्स इन सोसाइटी, फिर एक टॉपिक आपका दिया गया कि रोल्स ऑफ कंप्यूटर्स इन ऑनलाइन बैंकिंग एंड फाइनेंस। 3 जगह अलग अलग टॉपिक करके आपका दिया गया है, और लगभग सब में सेम ही पॉइंट्स है, इसलिए मैं 3 बार एक्सप्लेन ना करके मैंने एक ही बार देखो पॉइंट्स लिख दिए हैं। यही पॉइंट्स सब में आएंगे, ज़्यादा कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है, ठीक है। तो इसलिए एक ही बार मैंने लिख दिया। मैं आपको बताती हूँ क्या क्या होता है, क्या रोल प्ले करता है आपका कंप्यूटर बिजनेस में, या फिर ऑनलाइन बैंकिंग कह लो, फाइनेंस कह लो, सोसाइटी कह लो, कुछ भी कह लो, ठीक है। सबसे फर्स्ट आता है आपका डेटा मैनेजमेंट, डेटा को मैनेज करता है, आप लोगों को पता ही है, बहुत सारा डेटा स्टोर करके और काफ़ी अच्छे तरीके से एफिशिएंट वे में मैनेज करके रखता है आपका कंप्यूटर, हेल्प करता है, ठीक है। सेकंड है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हेल्प करता है। आपके जो कंप्यूटर्स हैं फाइनेंस के, आपको पता है कितने सारे अभी सॉफ्टवेयर्स वगैरह आते हैं अकाउंटिंग वगैरह के लिए, ठीक है। तो वो सारे के क्या काम आता है हमारे बिज़नेस में, हमें हेल्प करने के लिए तो काम आता है ना कंप्यूटर्स, ठीक है। थर्ड आता है आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कोई भी आप नया प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हो उसके मैनेजमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। कुछ भी आपको प्लान बनाना है, कोई PPT बनाना है, कुछ भी बनाना है, उससे रिलेटेड उसका ब्लूप्रिंट बनाना है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ों में आपका हेल्प करता है। इसके बाद आता है आपको सिक्योरिटी, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है आपको काफ़ी अच्छी, आजकल देखो सिक्योरिटी देखने को मिलती है कंप्यूटर्स में।
हालाँकि कभी कभी दिक्कत आ जाती है, आपका डेटा वगैरह लीक हो जाता है, लेकिन काफ़ी अच्छी सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है कंप्यूटर्स आपके डेटा को, ठीक है। फिफ्थ आता है आपका कम्युनिकेशन। अभी बताया था कम्युनिकेशन में देखो हेल्प करता है आपके बिज़नेस में, आप फाइनेंसिंग में, या फिर ऑनलाइन बैंकिंग कह लो, कहीं भी कह लो, एक बंदे का दूसरे बंदे से कम्युनिकेट करना भी कितना ईजी हो गया है, ठीक है। पहले कितना मुश्किल था, कंप्यूटर्स के आने से पहले सोच लो, अगर आप इतना पहले तो देखो लोग लेटर्स वगैरह लिखते थे या फिर खुद यहाँ से वहाँ तक जाना पड़ता था बात करने के लिए। आज के टाइम जस्ट आप एक सिंपली मेल कर सकते हो, किसी को मैसेज कर सकते हो, आपको कुछ भी बात करनी है तो, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका फ्रॉड डिटेक्शन। फ्रॉड यहाँ पे ना हो रहा हो, ठीक है, वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे कंप्यूटर्स वगैरह चेक करते हैं आपका, जैसे कैप्चा कोड वगैरह होता है, ताकि उससे क्या पता चलता है कि कोई बंदा रोबोट तो नहीं है, मतलब कोई रोबोट तो नहीं है जो कि एक्सेस करना चाह रहा है किसी भी डेटा को या किसी भी वेबसाइट को, ठीक है। तो फ्रॉड वगैरह चेक करते हैं यहाँ पे लोग, इसमें आपका हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है आपका रियल टाइम एक्सेस। रियल टाइम डेटा वगैरह भी आप लोगों को ये कंप्यूटर्स की हेल्प से प्रोवाइड करवाया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका सिक्योर ट्रांजेक्शन्स काफ़ी ज़्यादा सिक्योर हो गई हैं आपकी, ठीक है। बहुत कम ही अब चांसेस होते हैं इस तरीके का कोई फ्रॉड होने का। अगर आप लोग अपना कोई OTP वगैरह शेयर ना करो जब तक किसी के साथ में, तो आपकी ट्रांजैक्शंस बिल्कुल सेफ़ रहती हैं, ठीक है। तो ये आपका रोल ऑफ कंप्यूटर्स हो गया इन बिज़नेस, ऑनलाइन बैंकिंग एंड फाइनेंस। तीनों में से कुछ भी आता है तो आपको यही पॉइंट्स लिखने हैं, और इनको देखो मैंने जो शॉर्ट में लिखा है, आप पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करके लिखना। बाकी आप लोग खुद से मतलब बना के लिखते जाना, जितना आपको जो भी समझ में आ रहा हो, जितना आपके दिमाग में आ रहा हो सब लिख देना, ठीक है। इसके बाद देखो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है फाइल स्टोरेज एंड सिंक्रोनाइजेशन का। फाइल स्टोरेज रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ स्टोरेज ऑफ डिजिटल डेटा इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर फॉर इजी एक्सेस एंड रिट्रीवल, ठीक है। मतलब फाइल्स वगैरह को आप जब स्टोर करते हो डिजिटल मैनर में, ठीक है, किसी भी जगह पे, वो आपका होता है फाइल स्टोरेज। और सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है, देखो दो चीज़ों को आपस में सिंक कर देना, लिंक कर देना, ठीक है। और ये सिंक्रोनाइजेशन आपका दो टाइप का दिया गया बुक में, ठीक है, वन वे सिंक्रोनाइजेशन और टू वे सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है। तो वन वे की अगर हम बात करें तो देखो इन वन वे सिंक्रोनाइजेशन changes made in one location are propagated to another location but changes made in the destination do not affect the same। मतलब यहाँ पे देखो अगर आप अपनी एक जगह पे चेंज करते हो किसी भी डेटा में, ठीक है, कोई डेटा आपने स्टोर कर रखा है कहीं पे, ठीक है, और वो आपने वहाँ पे चेंज कर दिया, ठीक है, जो उसकी डेस्टिनेशन है वहाँ पे आपने कोई चीज़ चेंज करी, तो ज़रूरी नहीं है कि वो जो दूसरी जगह सोर्स है आपका वहाँ पे भी वो डेटा चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आपने जहाँ एक जगह चेंज करा है तो वो डेटा एक ही जगह पे आपका चेंज होएगा, ठीक है। अगर एग्जांपल के लिए देखें तो आपका देखो आपने कंप्यूटर से किसी भी हार्ड ड्राइव में कोई चीज़ बैकअप कर ली, कोई फ़ोटो है, वीडियो है, कोई भी कुछ भी हो गया, ठीक है, कोई भी डेटा है वो आपने बैकअप कर लिया, ठीक है, बैकअप करके आपने ले लिया हार्ड ड्राइव में। अब वहाँ पर देखो आप हार्ड ड्राइव में आपने जो भी डेटा लिया उसमें कुछ भी चेंजेस करोगे तो आपके कंप्यूटर में चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है। तो ये होता है आपका वन वे सिंक्रोनाइजेशन। सेकेंडली आपका आता है देखो टू वे सिंक्रोनाइजेशन, जिसमें क्या होता है ना कि यहाँ पे चेंजेस अगर आपने एक जगह कोई फाइल सेव कर रखी है, ठीक है, और दूसरी जगह वो अपने आप सेव हो जाती है, और अगर आप कोई एक जगह चेंज करते हो तो दोनों जगह पे चेंजेस देखने को मिलेंगे यहाँ पे आपको, ठीक है। मतलब अगर आपने एक लोकेशन पे चेंज करा है तो दूसरी लोकेशन पे ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, ठीक है। और इसका एग्जांपल देख लो, यूजिंग अ क्लाउड स्टोरेज सर्विस लाइक ड्रॉपबॉक्स और गूगल ड्राइव। आप कुछ भी गूगल ड्राइव वगैरह में सेव करके रखते हो तो वहाँ पे अगर आपने एक डिवाइस में चेंज करा है तो उससे देखो जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड होंगे सब में ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो ये होता है आपका टू वे सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है। इसके बाद देखो आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है सॉफ्टवेयर्स के ऊपर, इसके ऊपर पूछा जाता है, वैसे तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये काफ़ी, इसको स्किप मत करना, ठीक है। सॉफ्टवेयर क्या होता है और उसके टाइप्स क्या होते हैं। सॉफ्टवेयर आप लोगों को पता ही कि क्या होता है। सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, डेटा और प्रोग्राम्स यूज टू ऑपरेट कंप्यूटर्स एंड एग्जीक्यूट स्पेसिफिक टास्क। कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए यूज़ करा जाता है इनका सॉफ्टवेयर का आपका, ठीक है। और ये जो आपके सॉफ्टवेयर होते हैं दो टाइप के होते हैं मेनली, तो आपका एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर देखो आपका वो सॉफ्टवेयर होता है ना जो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को रन करने में हेल्प करता है। आपका जो भी कंप्यूटर है, ठीक है, उसको पूरा रन करने में ये हेल्प करता है। उसके अंदर बाकी जो भी आप चीज़ें यूज़ करते हो उन सबको रन करने के लिए हेल्प करता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर देखो आपका जो आप एप्लीकेशंस वगैरह डाउनलोड करते हो गूगल प्ले स्टोर वगैरह से, ठीक है, दो टाइप की होती हैं आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जनरल पर्पस और एक्वायर्ड टेलर मोड।
जनरल पर्पस में देखो आपके जो आप जनरल पर्पस के लिए यूज़ करते हो एप्लीकेशंस वगैरह वो, और एक्वायर टेलर मेड में किसी स्पेसिफिक काम के लिए आप कोई एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो तो वो आ जाती है, ठीक है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर में देखो आपको ये 3 टाइप का दिया गया है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि किसी भी चीज़ को ऑपरेट करने में हेल्प करता है, आपका विंडो वगैरह हो गया, ठीक है, तो मतलब आपके पूरे सिस्टम को ऑपरेट करने में जो हेल्प करता है। सेकंड है आपका डिवाइस ड्राइवर्स, और थर्ड है आपका यूटिलिटीज़, ठीक है। यूटिलिटीज़ आपका जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है, जिनके बिना आपका कंप्यूटर चल ही नहीं सकता, उन चीज़ों को मैनेज करने में हेल्प करता है। डिवाइस ड्राइवर्स देखो आपका ना जो मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया किसी भी चीज़, किसी भी आपका कंप्यूटर का, ठीक है, उसके ऑपरेटिंग सिस्टम को उसके हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है, ठीक है। या फिर ऐसा कह सकते हो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम और आपके हार्डवेयर के बीच ट्रांसलेटर का काम करता है, ठीक है। तो ये आपके सॉफ्टवेयर हो गए और उसके टाइप्स हो गए। इसके बाद देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है, इस पर शॉर्ट नोट पूछा जाता है DBMS पे, ठीक है। DBMS मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम देखो आपका नाम से क्लियर हो रहा है, डेटाबेस को मैनेज करता है जो प्रॉपरली, वो जो पूरा सिस्टम होता है उसको हम लोग बोलते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। A database management system software that helps in organizing and manage information in database। वही आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि डेटाबेस को ऑर्गेनाइज करने में और उसकी इन्फॉर्मेशन को मैनेज करने में हेल्प करता है, ठीक है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज सॉफ्टवेयर दैट हेल्प्स ऑर्गेनाइज एंड मैनेज इन्फॉर्मेशन इन डेटाबेस। मतलब देखो आपका जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपके डेटा को ऑर्गेनाइज करने में, मैनेज करने में हेल्प करता है, ठीक है। इट इंश्योर्स डेटा इज स्टोर्ड सिक्योरली। आपका जो भी डेटा है वो सिक्योरली मतलब स्टोर किया गया हो, ऐसा ना हो कि उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही हो, ठीक है। ईजिली उसको सर्च किया जा सके, अपडेट किया जा सके, एडिट किया जा सके, ठीक है, और अनऑथराइज्ड एक्सेस से प्रोटेक्ट किया जा सके ताकि कोई और उस डेटा को एक्सेस ना कर पाए, ठीक है। तो वो होता है आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो कि आपके डेटा को प्रोटेक्ट करता है, सिक्योर करता है, अच्छे से स्टोर करता है, कोई और थर्ड पर्सन उसको एक्सेस ना कर पाए, ठीक है, इस तरीके से प्रॉपरली मैनेज करता है, उसको हम लोग बोलते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। इसके बाद देखो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से मिलता जुलता आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम RDBMS, ठीक है। इसमें देखो क्या होता है, आपका जो डेटा वगैरह होता है ना, जो भी आप डेटा स्टोर करते हो वो टेबल्स की फॉर्म में होता है जिसमें रोज़ और कॉलम्स वगैरह होती हैं। रोज़ और कॉलम्स क्या होती हैं ये भी आप लोगों को पता ही है, ठीक है। तो रोज़ और कॉलम्स की फॉर्म में जो डेटा स्टोर किया गया हो, जहाँ पे स्टोर किया गया हो और उसको मैनेज किया जा रहा हो, उसको हम लोग बोलते हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। इसमें आपका SQL वगैरह का यूज़ किया जाता है। SQL आप लोगों को पता है क्या होता है, ठीक है। बहुत सारे आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, उसी में से एक आपका SQL भी है, ठीक है। और यहाँ पे वही आपका डेटा वगैरह सिक्योर है कि नहीं, उसमें कोई ग्लिच तो नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, वो सारी चीज़ें चेक करी जाती हैं, ठीक है। प्रॉपरली डेटा को ऑर्गेनाइज करके रखा जाता है और अच्छे से एक मतलब प्रॉपर वे में, ताकि उसको जब भी ज़रूरत पड़े हम उस डेटा को निकाल सकें, यूज़ कर सकें। तो वो होता है आपका रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। इसी के बाद देखो इसी में एक टर्म और है जिस पे भी शॉर्ट नोट पूछा जाता है आपका DSS पे, ठीक है। DSS क्या है आपका डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम इज़ अ सॉफ्टवेयर बेस्ड सिस्टम दैट helps individuals and organizations in decision making by providing access to a variety of data and analytical tools। यहाँ पे देखो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम आपका एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो कि इंडिविजुअल्स को या फिर ऑर्गेनाइजेशंस को या फिर कंपनीज़ को, ठीक है, मतलब अलग अलग लोगों को हेल्प करता है उनके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। उनको कोई सा भी डिसीज़न लेना हो तो उसमें ये हेल्प करता है। हेल्प कैसे करता है, आपको डिफरेंट वैरायटी का डेटा प्रोवाइड करता है, ठीक है। अलग अलग चीज़ों का आपके पास अगर 10 चीज़ों का डेटा अवेलेबल होगा तो आप अच्छे से उनको कंपेयर करके और डिसाइड कर पाओगे कि उन 10 में से कौन सी चीज़ आपके लिए अच्छी है, कहाँ आपको पैसा लगाना चाहिए, कहाँ नहीं लगाना चाहिए, ठीक है, किस में क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉफिटेबिलिटी है, क्या लॉस के चांसेस है, कितने रिस्क हैं, आप सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो आपके डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है ऐसा सॉफ्टवेयर, इसको हम लोग बोलते हैं DSS, ठीक है। इसके बाद आपका एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कैप्चा के ऊपर, ठीक है, कि कैप्चा क्या होता है। कैप्चा आप लोगों को पता है, आप लोगों ने कभी भी कोई वेबसाइट वगैरह चलाई हो, कहीं कोई फॉर्म फिल किया हो
तो वहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन मिलता है ना, सारी डिटेल्स आप लोग फिल कर देते हो और लास्ट में फिर आपके सामने कोई कोड लिखा हुआ होता है, आपको वो कोड फिल करना होता है देख के, ठीक है। कैप्चा आपको बॉक्स में दिए रहते हैं, कुछ नंबर्स या फिर कुछ लेटर्स लिखे रहते हैं और आपको एग्जैक्ट देख के वही लेटर्स डालने होते हैं, उसको हम लोग कैप्चा बोलते हैं। या फिर कई बार आपको पिक्चर्स दी गई होती हैं, ठीक है, और उसमें से मतलब आपको सिलेक्ट करना होता है कि किस पिक्चर में बताओ कोई बस खड़ी है तो कि किन किन पिक्चर्स में बस है, उनको सिलेक्ट करो। इस तरीके का मतलब पिक्चर वाइज आपका कैप्चा दिया होता है, नहीं तो ऑडियो वाला दिया होता है कई बार, ठीक है। कोई ऑडियो सुन के और आपको बताना होता है उस ऑडियो में क्या बोला गया है, ठीक है, इस तरीके का। या फिर मैथमेटिकल कई बार आपको दे देता है कोई छोटा मोटा सम्स, कोई एडिशन करने के लिए या फिर कोई सब्सट्रैक्शन करने के लिए दे देता है और बताता है कि मतलब बोलता है कि इसको ऐड करके या सब्सट्रैक्ट करके सॉल्व करके हमें बताओ, ठीक है। तो कैप्चा आपका कई टाइप्स का होता है, ठीक है। आपका रिटन हो सकता है, ऑडियो वाला हो सकता है और इमेजेस वाला हो सकता है या फिर मैथमेटिकल हो सकता है, ठीक है। तो कैप्चा आपको पता चल गया। देखो कैप्चा का फुल फॉर्म क्या है। कैप्चा स्टैंड्स फॉर कम्प्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर्स एंड ह्यूमंस अपार्ट। ये आपका कैप्चा का फुल फॉर्म है, यहाँ तक इसको याद कर लेना, ठीक है। अगर कैप्चा का क्वेश्चन आता है तो आपको ये फुल फॉर्म भी लिखना है साथ में। कैप्चा इज़ अ सिक्योरिटी मेजर डिज़ाइन टू डिफरेंशिएट बिटवीन ह्यूमंस वर एंड ऑटोमेटेड वर्ड्स। मतलब कैप्चा आपका जो एक है वो सिक्योरिटी मेजर है जिससे पता चल सके मतलब कोई इंसान है या फिर कोई रोबोट वगैरह तो नहीं यूज़ कर रहा है वेबसाइट को, कोई मतलब कोई इंसान ही एक्सेस करना चाह रहा है डेटा को या फिर कोई रोबोट है उसकी जगह पे, ठीक है। तो दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करने के लिए ये जो कैप्चा है वो यूज़ किया जाता है, ठीक है। समझ आई बात आपको, कैप्चा क्या होता है, क्यों यूज़ किया जाता है इसको आपको। और इसके टाइप्स मैंने आप लोगों को बताई दिए। टेक्स्ट बेस्ड होता है आपका, इमेज बेस्ड होता है, मैथमेटिकल कैप्चा होता है और ऑडियो कैप्चा होता है, ठीक है। जिसमें आपको इट प्रेजेंट्स यूज़र विद अ टास्क टिपिकली अ डिसऑर्डर्ड इमेज ऑफ लेटर्स, नंबर्स और ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पे देखो वही चीज़ है जो मैंने आपको अभी बताई कि आपको कोई बॉक्स में नंबर वगैरह, लेटर वगैरह दिए होते हैं और आपको उसको टाइप करके लिखना होता है, ठीक है। वो आपका कैप्चा होता है। इसके बाद देखो आपका पूछा जाता है प्लास्टिक मनी क्या होता है। देखो प्लास्टिक मनी सिंपल अगर हम लोग बोले तो देखो हम लोग आज के टाइम पे जो डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, जो चीज़ें हम लोग एटीएम कार्ड वगैरह यूज़ करते हैं ना, उसी को बोलते हैं प्लास्टिक मनी। जहाँ पे आप ओरिजिनल मनी ना हो आपके पास में, लेकिन उसका अल्टरनेटिव आपके पास हो, ठीक है, जो कि आप यूज़ कर सको अपनी पेमेंट्स वगैरह को करने के लिए, ठीक है। तो देखो डेफिनेशन क्या लिखी है मैंने, प्लास्टिक मनी रेफर्स टू अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ करेंसी दैट रिप्लेस ट्रेडिशनल पेपर कैश विथ प्लास्टिक कार्ड्स, ठीक है। मतलब प्लास्टिक मनी आपका अल्टरनेटिव फॉर्म है करेंसी का, ठीक है। ट्रेडिशनल आपके पास जो मतलब कैश होता है, नोट वगैरह होते हैं, ठीक है, उसका अल्टरनेटिव है जो कि प्लास्टिक के कार्ड्स वगैरह होते हैं। प्लास्टिक के कार्ड्स उसी एटीएम कार्ड की बात कर रही है, डिफरेंट क्रेडिट कार्ड वगैरह की, ठीक है। दीज कार्ड्स आर यूज फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शंस। इन कार्ड्स का यूज़ हम लोग किस लिए करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शंस को करने के लिए इसका यूज़ करते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है। आप कहीं पे भी इसको लेके जा सकते हो। और इसके एग्जाम्पल की अगर देखो मैं बात करूँ तो देखो एग्जाम्पल में वही आपका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर प्रीपेड कार्ड वगैरह होते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ई वॉलेट का आता है कि ई वॉलेट क्या होता है। ई वॉलेट आप लोगों को पता ही है, आज के टाइम पे इतने सारे आप लोग एप्लीकेशंस वगैरह यूज़ करते हो, गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम वगैरह, ठीक है। तो वो सारे आपके ई वॉलेट्स के अंदर आते हैं, जहाँ पे आपके पास देखो मतलब कैश हाथ में ऐसा नहीं होता, मतलब ट्रेडिशनल आपके पास फिजिकली प्रेजेंट नहीं होता है कैश, ठीक है। लेकिन हाँ आप वहाँ पे पेमेंट वगैरह कर सकते हो, आप अपने मनी को स्टोर कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो और यूज़ कर सकते हो ट्रांजैक्शंस के लिए, ठीक है। वो आपका ई वॉलेट होता है, आप लोगों को पता ही है। देखो आपके मतलब इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए हैं आपके कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिज़नेस के, जो कि समझाने लायक थे, मैंने समझा दिए हैं। बाकी टॉपिक्स आपके देखो वही प्रोसेस वगैरह पूछा हुआ है, एक्सेल वगैरह के फंक्शन वगैरह पूछे हुए हैं, तो वो कोई समझाने लायक चीज़ है नहीं कि मैं बताऊँ। आप लोगों को पता है वो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, पता नहीं इन लोगों ने थ्योरी में क्यों इंक्लूड करा है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। लेकिन हाँ ये सारे टॉपिक्स जो मैंने आपको बताए हैं इम्पॉर्टेंट हैं काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, और इनको पता होना चाहिए आपको इन टॉपिक्स के बारे में, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। इनको अच्छे से वीडियो को 1-2 बार देख लेना, ये सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से याद हो जाएंगे और एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। पास तो आप ईजिली हो जाओगे, ठीक है। इसके अलावा देखो आप लोग और कुछ टॉपिक्स पढ़ सकते हो जो मैं आपको बता देती हूँ। देखो बजटिंग वगैरह, कैपिटल बजटिंग क्या होती है, ये भी आपने 11th क्लास से पढ़ा हुआ है, आप लोगों को पता ही क्या होती है कैपिटल बजटिंग। रेशियो वगैरह देखो, क्विक रेशियो, करंट रेशियो हो गया, इन्वेंट्री रेशियो हो गया, नेट प्रॉफिट रेशियो हो गया, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं तो मैं आपको नहीं बता रही हूँ, ठीक है। और देखो और क्या पूछ सकता है आपसे,
टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क पूछ सकता है, ठीक है। तो वो आपके डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। वैसे मुझे लगता नहीं है वो पूछा जाएगा इस बार। कंप्यूटर के बारे में किसको नहीं पता है, सबको पता ही है आजकल, ठीक है। तो वो सारे छोटे मोटे टॉपिक्स हैं जो कि आपने कहीं ना कहीं सुना है, कहीं ना कहीं आपने डेली लाइफ में यूज़ करा है, इसलिए मैंने वो इस वीडियो में इंक्लूड नहीं करा है, ठीक है। फालतू में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी मैंने आपको बता दी हैं। अच्छे से वीडियो को एक दो बार देख लेना। इसके ये जो नोट्स हैं मैं टेलीग्राम पे डाल दूँगी इसका PDF, ठीक है। आप टेलीग्राम से जाके ले लेना। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और मेरी इंस्टाग्राम ID का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। चाहो तो वहाँ से फॉलो कर सकते हो मेरे को, बाकी आपकी मर्ज़ी है। और यार वीडियो को लाइक ज़रूर करना, मेरे को अच्छा लगता है आप लोग लाइक कमेंट करते हो। तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना चैनल को, अगर फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पर तो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।